हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल बोर्ड प्लेनेट में। आज हम लोग क्षारक को देखेंगे। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि अम्ल क्या होता है, अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है और अम्ल के विभिन्न प्रकार के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्षारक। क्षारक का प्रकार पढ़ेंगे, क्षारक क्या होता है ये भी पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के उसके गुण को भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काफी मजे से। तो चलो, पहला जो टॉपिक है हमारा क्षारक है। क्या है? क्षारक। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बाबू क्षारक। क्या है बाबू? क्षारक है। देखो, क्षारक को हम दो तरह से परिभाषित करेंगे। दो तरह में क्या क्या है तुम्हारा? दो तरह में पहला जो है, पहला भौतिक गुण के आधार पर परिभाषित करेंगे और दूसरा जो है रासायनिक गुण के आधार पर परिभाषित करेंगे। तो भौतिक गुण के आधार पे, यानी कि क्षारक को भौतिक गुण के आधार पर हम कैसे परिभाषित करेंगे? भौतिक गुण के आधार पे हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखो, भौतिक गुण में जो होता है बाबू, भौतिक गुण में हम कहेंगे, भौतिक गुण में कि ऐसा पदार्थ, क्षारक को क्या कहेंगे? ऐसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है। ऐसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। उसे क्षारक कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबू? उसे हम क्षारक कहते हैं। तो क्षारक को अगर मान लो कि अलग तरह से हम परिभाषित करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? रासायनिक गुण के आधार पे। रासायनिक गुण के आधार पे जो होता है ना बाबू, रासायनिक गुण के आधार पे अगर इसी क्षारक को रासायनिक गुण के आधार पे परिभाषित किया जाए, किस गुण पे? रासायनिक गुण के आधार पर। तो रासायनिक गुण के आधार पे क्या होता है इसका परिभाषा? रासायनिक गुण के आधार पे कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसको जल में डालने से, जिसको क्या करने में बाबू? जिसको जल में डालने से OH माइनस आयन निष्कासित करता है। क्या करता है बाबू? OH माइनस आयन निष्कासित। वहां पे अगर देखा जाए बाबू कि रासायनिक गुण के आधार पे क्षारक का परिभाषा क्या होता है? किसके आधार पे? रासायनिक गुण के आधार पर इस रासायनिक गुण के आधार पे क्षारक का परिभाषा जो होता है, क्षारक का जो परिभाषा होगा, किसका परिभाषा? क्षारक का परिभाषा जो होगा उसको कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसको जल में डालने से OH माइनस आयन निष्कासित या निकलता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे क्षारक कहते हैं। उसे क्षारक कहते। कोई भी दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। क्षारक यानी होता है कि ऐसा पदार्थ जिसको जल में डालने से OH माइनस आयन, ये क्या है बाबू? तुम्हारा OH माइनस आयन है। ये क्या है तुम्हारा? ये OH माइनस आयन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन भी कहा जाता है। हाइड्रोक्साइड यानी इसको
सील भी कहा जाता है, या इसे इसे हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है बाबू कि मैंने क्या बताया? मैंने ये आपको बताया बाबू कि हाइड्रोक्साइड आयन एक प्रकार का ऐसा आयन है जो क्षारक से निकलता है। जिसको क्षारक से निकलता है तो कैसे निकलता है? जब जल में डालते हैं, जब किस में डालते हैं? जल में डालते हैं, तो जल में डालने से OH माइनस आयन निष्कासित होता है। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है इसका उदाहरण, कि आखिर क्षारक में कौन कौन सा उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है। इसका उदाहरण क्षारक में भाई क्या क्या हो सकता है? जिससे OH माइनस आयन निष्कासित होता है। जिससे क्या होता है बाबू? उसे इससे OH माइनस आयन निष्कासित होता है। तो OH माइनस आयन कौन कौन है? ऐसे कहा जाता है कि NaOH, उदाहरण में क्या है? NaOH, देखो इसमें OH है ना, हाइड्रोक्सिल आयन। यानी कहने का ये अर्थ है कि एक प्रकार का ऐसा क्षारक है जिससे OH माइनस आयन निष्कासित होता है। कब? जब इसको जल में डालते हैं तब। दूसरा क्या है हमारा? CaOH का होल ट्वाइस, इसमें भी OH आयन है। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा जो है हमारा बाबू KOH, ये भी एक प्रकार का क्या है हमारा? क्षारक है। क्या है बाबू? क्षारक है। तो इसको इसके आगे हम इत्यादि आदि लिख देते हैं, इसके आगे जो कुछ भी लगे आपको लगा सकते हो। यानी कहने का ये अर्थ है कि ये सब ऐसे क्षारक हैं जिससे हाइड्रोक्साइड आयन निष्कासित होते हैं। आगे वाला टॉपिक क्या है क्षारक के बाद? आगे वाला जो टॉपिक है हमारा बाबू कि आखिर आगे एक टॉपिक आता है क्षार। क्या आता है बाबू? क्षार आता है। आगे हमारा एक टॉपिक आता है क्षार आता है। क्या होता है? अगला वाला टॉपिक हमारा जो आता है क्षार आता है। क्षार किसे कहते हैं? क्षार को हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्षार को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो क्षार को कहा जाता है कि ऐसा क्षारक जिसको जल में डालने से घुल जाता है। यानी कि ऐसा क्षारक जो जल में घुलनशील होता है, जो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, उसे क्षार कहते हैं। क्षार को क्या कहते हैं? कि ऐसा क्षारक जो जल में घुलनशील होता है, जो जल में घुलनशील होता है। क्या होता है बाबू? घुलनशील होता है। घुलनशील होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्षारक कहते हैं। उसे क्षारक नहीं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्षार कहते हैं। कोई भी दिक्कत है बाबू इसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि क्षार क्या है? क्षार एक प्रकार का क्षारक है। क्षार क्या है? एक प्रकार का क्षारक है जिसको जल में डाला जाता है, तो जल में डालते ही क्या हो जाता है? घुलनशील होता है। जल में डालते ही क्या हो जाता है? घुलनशील होता है। तो इस ऐसे प्रकार के क्षारकों को हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। उदाहरण ऐसे उदाहरण इसका क्या होगा बाबू? ऐसे कौन से क्षारक हैं जो जल में घुलनशील होते हैं? ऐसे कौन से क्षारक हैं जो जल में घुलनशील होते हैं? तो जो जल में क्षारक जो घुलनशील होता है उसको हम क्षार कहते हैं। तो इसका उदाहरण पहला जो आता है वह आता है NaOH। क्या आता है बाबू? NaOH। दूसरा क्या आता है? KOH। तीसरा क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। यानी कहने का इसके आगे आदि लिख देता हूं। ये सब जितने भी है ना बाबू, ये जितने भी क्षारक हैं, ये सब क्षारक जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? घुलनशील। जैसे मैं कहूं कि ऐसा कौन सा क्षारक है जो जल में घुलनशील नहीं होता है, तो अगला देख लो, जो ऐसा क्षारक लिखता हूं जो जल में घुलनशील नहीं होता है, तो वो क्षारक है NH4OH। क्या होता है? NH4OH। NH
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक प्रकार का ऐसा क्षारक है बाबू, इसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम 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 हाइड्रोक्साइड, अमोनियम अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये एक प्रकार का ऐसा क्षारक है जो जल में घुलनशील नहीं होता। ऐसे विभिन्न प्रकार के क्षारक, एक यही नहीं है कि ये एक यही नहीं है, इससे अधिक भी हो सकता है, ये होता है, हो सकता नहीं, होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के क्षारक है जो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो जिस प्रकार ऐसा क्षारक जो जल में घुलनशील हो उसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो एक टॉपिक आता है, कहा जाता है कि सभी क्षार जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन सभी क्षारक ये जरूरी नहीं है कि वह जल में घुलनशील हो। मैंने क्या 2 पॉइंट इसमें बताया, 2 पॉइंट में मैंने ये बताया, पहला पॉइंट मैंने बताया, पहला पॉइंट जो है कहता है कि सभी क्षार जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, घुलनशील होता है। लेकिन दूसरा टॉपिक क्या कहता है कि सभी क्षारक ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जल में घुल जाए, जल में घुल जाए। घुल जाए, समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया आपको बाबू कि सभी क्षारक जो होते हैं, सभी क्षारक ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, घुल जाए। तो जो घुल जाता है उसको हम क्षार कहते हैं, और जो घुलता नहीं है उसको क्या कहते हैं, क्षारक। अब कहोगे सर इन दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों तो क्षारक ही है, क्षारक वाला तो क्षारक है ही, तो क्षार भी क्षारक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? केवल एक ही अंतर है कि क्षार जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, और क्षारक भी घुलनशील होता है लेकिन सभी नहीं, यानी कि क्षारक में क्षार भी आ जाएगा, तो सभी क्षारक ये जरूरी नहीं है कि घुल जाए। आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है, आगे वाला हमारा जो टॉपिक है ना बाबू वह है क्षारक का रासायनिक गुण। क्या है बाबू? क्षारक का रासायनिक गुण। तो क्षारक का रासायनिक गुण में हम क्या कहेंगे, क्षारक के रासायनिक गुण में क्या कहेंगे? क्षारक के रासायनिक गुण से पहले क्षारक का भौतिक गुण है। क्या है बाबू? क्षारक का भौतिक गुण है। तो क्षारक के भौतिक गुण को हम कैसे परिभाषित करेंगे? हाउ कैन यू डिफाइन अबाउट व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस? यानी कहा जाता है कि बेस के यानी कि क्षार के यानी क्षारक के भौतिक गुण क्या होता है? तो देखो पहला आते हैं, पहला कहता है कि क्षारक जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। अच्छा, नीम की पत्ती होती है, आप लोग जानते होंगे, नीम की पत्ती को चबाओ बहुत ज्यादा कड़वा लगता है, बहुत ज्यादा कड़वा लगता है, अचानक थूकने लगते हैं। ऐसे आप लोग को देखना चाहिए वहां पे कि आखिर वो क्यों इतना कड़वा लगता है, क्योंकि उसमें बेस है। क्या है बाबू? बेस है। अब बेस का खासियत होता है कि उसका भौतिक गुण कहता है कि मैं बेस तभी हूं जब मेरा स्वाद क्या हो जाए, कड़वा हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि क्षारक का यानी क्षार का जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है। क्या होता है बाबू? कड़वा होता है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है, आगे आप लोग को सूचक एक टॉपिक बताएंगे, सूचक क्या होता है, लेकिन एक चीज याद यहां कर लेना कि जो भी हमारा क्षारक होता है, क्षारक में यदि लाल लिटमस पेपर को डालते हैं, क्या किसको डालते हैं? लाल लिटमस पेपर को डालते हैं, तो वह लाल लिटमस पेपर नीला में बदल जाता है। यानी कुल मिलाकर यह है कि तुम्हारा लाल लिटमस पेपर जो होता है क्षारक में डालने से, यानी कि ये कोई पात्र है, ये क्या है, ये कोई पात्र है, या इस पात्र में मैंने क्या ले लिया, इस पात्र में मैंने NaOH को ले लिया, NaOH को ले लिया। ये NaOH का खासियत है कि इससे हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्सिल आयन निकले। यानी कहने का ये अर्थ है कि जब भी हम लाल लिटमस पेपर को लेंगे, जब भी हम लाल लिटमस पेपर को लेंगे, इसमें हम डुबोएंगे। ये लाल लिटमस पेपर है, ये कैसा पेपर है बाबू? ये लाल लिटमस पेपर को जैसे ही हम लेंगे ना, लाल लिटमस पेपर को हम जैसे ही इसमें डुबोएंगे, लाल लिटमस पेपर को जैसे ही इसमें डुबोएंगे, ये लाल लिटमस पेपर किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? तो ये लाल लिटमस पेपर नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित हो जाएगा। ये किस रंग में हो जाएगा बाबू? ये नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? नीले में परिवर्तित हो जाएगा। तो कहने का यह अर्थ है कि ये लाल लिटमस पेपर नीले में बदला, तो इसमें क्या हुआ? ये एक प्रकार का भौतिक गुण है। जब भी हम लिटमस पेपर को लेते हैं, वो भी लिटमस पेपर में लाल लिटमस पेपर को, तो वो नीला में परिवर्तित हो जाता है। आगे अगर देखा जाए, आगे क्या है? आगे कहता है, आगे हमारा कहता है क्षारक, कि क्षार या क्षारक को जब भी हम जल में डालते हैं तो OH माइनस आयन निकालता है या देता है। समझ में आ रहा है? यानी कहने का ये अर्थ है कि अगर इसी NaOH को मैंने किसी पात्र में डाल दिया, किसी पात्र में, ये कोई जल है, ये क्या है बाबू? ये जल है। इस जल में मैंने NaOH को डाल दिया। किसको डाल दिया? NaOH को डाल दिया, NaOH को डाल दिया। जैसे ही हम NaOH को डालते हैं ना बाबू, ये NaOH जैसे ही इसमें पड़ता है, ये Na टूट जाता है Na प्लस OH में। यानी कि OH निकाला कि नहीं निकाला बाबू? यानी कहने का ये अर्थ है कि ये टॉपिक कहता है ना बाबू, कि जो भी हमारा जलीय विलयन में जो क्षारक डालते हैं, तो जलीय विलयन में क्षारक OH माइनस आयन देता है या निकालता है। आगे देखते हैं, आगे जो लास्ट वाला टॉपिक है वो है जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित न करना। देखो यहां पे थोड़ा मेरे को लगता है कि यहां पे थोड़ा गलती लिखा हुआ है, यहां पे कुछ गलती लिखा है बाबू। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि जब भी हम जलीय विलयन लेते हैं, क्या लेते हैं? जब भी हम जलीय विलयन लेते हैं और जलीय विलयन में हम क्षारक को मिलाते हैं, तो क्षारक को मिलाने से जब भी हम उस क्षारक में विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो वह विद्युत प्रवाहित हो जाता है। चूंकि यहां पे लिखा है न करना, यानी कि ये गलती है। कहने का ये अर्थ है कि विद्युत प्रवाहित होता है, विद्युत प्रवाहित होता है, विद्युत प्रवाहित होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। कहने का ये अर्थ है कि 3 मैंने बताया, 3 नहीं 4 मैंने बताया। पहला बताया कि जो भी हमारा बेस होता है यानी क्षारक होता है, उसको वो स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा मैंने बताया कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तीसरा मैंने बताया कि जलीय विलयन में क्षार को डालने से या क्षारक को डालने से OH माइनस आयन निष्कासित करता है। और तीसरा मैंने बताया कि जलीय विलयन में जब भी हम क्षारक को लेते हैं तो वो क्षारक में विद्युत प्रवाहित होता है। यानी कहने का यह अर्थ है कि ये सारा आपका क्षार या क्षारक का भौतिक गुण है। क्षार या क्षारक का क्या है बाबू? भौतिक गुण है। आगे वाला टॉपिक क्या है हमारा? आगे वाला टॉपिक जो है ना बाबू, क्षारक का गुण। और वो भी क्षारक का कैसा गुण? क्षारक का रासायनिक गुण। क्षार या क्षारक का रासायनिक गुण पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है हमें? क्षार या क्षारक का रासायनिक गुण। तो इस क्षार या क्षारक के रासायनिक गुण को हम कैसे समझेंगे? देखा जाए, सबसे पहले उठाया जाए पहला टॉपिक। पहला क्या है? क्षारक का रासायनिक गुण। पहला टॉपिक यह है कि क्षारक का रासायनिक गुण यह है कि जब भी क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है, किससे करता है? जब भी कोई क्षारक धातु से विक्रिया करता है तो धातु से विक्रिया कर वह धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। यानी कहने का यह अर्थ है कि जब भी क्षारक को जल में डाला जाए, धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, यानी कि धातु से जब भी क्षारक अभिक्रिया करता है, जब भी क्षारक अभिक्रिया करता है तो बनाता है धात्विक लवण, धात्विक लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। यानी कहने का ये अर्थ है, अगर इसका कुछ उदाहरण हम ले तो उदाहरण ये कहता है बाबू कि धातु में मैंने सोडियम लिया, क्या लिया? सोडियम। और क्षारक में मैंने
क्षारक में मैंने कोई क्षारक में मैं क्या करता हूं कि धातु में जिंक लेता हूं। क्या लेता हूं बाबू? जिंक लेता हूं। कुछ इसका रंग बदला जाए, अगर क्षारक लिया जाए, क्षारक में तुम्हारा धातु हो जाए जिंक। क्या हो जाए? जिंक हो जाए। इस जिंक के साथ कोई क्षारक NaOH है, इसका अभिक्रिया कराया जाए। तो जिंक के साथ जब भी क्षारक का अभिक्रिया होगा तो ये जिंक जो है अभिक्रिया कर लेगा और जिंकेट आयन का निर्माण करेगा। ये सोडियम जो है, सोडियम बच जाएगा और ये सोडियम जिंकेट आयन से अभिक्रिया कर लेगा। देखो जिंकेट क्या होता है, यहां पे बॉक्स बना के लिख देता हूं। कहा जाता है कि सभी क्षारक से धातु अभिक्रियाएं नहीं करते हैं। कहने का यह अर्थ है कि धातु से सभी क्षारक अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कुल मिलाकर यह है कि कुछ ऐसे क्षारक हैं जो धातु से भी, कुछ प्रकार के पदार्थ हैं या धातु हैं जो क्षारक से अभिक्रिया करते हैं। जैसे उसमें है जिंक। क्या है? जिंक आपका अभिक्रिया कर बनाता है जिंकेट आयन। क्या बनाता है? ZnO2 बनाता है, जिसके पास -2 संयोजकता होती है। क्या होती है? -2 संयोजकता होती है। दूसरा होता है एल्यूमिनियम अभिक्रिया कर आपके क्षारक से बनाता क्या है? एल्यूमिनेट, यानी AlO2 बनाता है, जिसके पास -1 चार्ज होता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि यहां पे 2 होगा, यहां पे 2 होगा बाबू, इसके पास कितना आयन हो जाएगा? -1। यानी कहने का ये अर्थ है बाबू कि आपका जो क्षारक होता है वह सभी प्रकार के धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। वह कुछ ही प्रकार के ऐसे धातु हैं जो अभिक्रिया करते हैं। जैसे जिंक मैंने लिया, एल्युमिनियम लिया। इस जिंक का अभिक्रिया मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया, तो जिंक का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने के बाद क्या होता है ना बाबू कि जिंकेट आयन बनता है। तो किससे अभिक्रिया करता है? बनता है आपका Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। दूसरा क्या कहता है? यदि मान के चलो बाबू कि एल्यूमिनियम का अभिक्रिया हम KOH से करा दिए, ये भी क्या है? प्रकार का क्षार या क्षारक है, तो इससे कराएंगे तो क्या होगा? आपका बनेगा पोटेशियम एल्यूमिनेट, यानी KaLO2 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ये दोनों फिक्स है, ये दोनों निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन ये वाला जो है बस हम साल्ट बनाएंगे, लवण बनाएंगे और उस लवण को बना के हम दिखा देंगे। यानी कहने का ये अर्थ है कि जिंक NaOH से अभिक्रिया किया तो सोडियम जिंकेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। एल्यूमिनियम जो है KOH से अभिक्रिया कर, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बनाया? तुम्हारा पोटेशियम एल्यूमिनेट बनाया और उसके साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला टॉपिक हमारा क्या है? आगे वाला गुण हमारा क्या है? तो आगे वाला जो गुण कहता है बाबू, वह कहता है कि यदि कोई क्या बताया मैंने? कहने का ये अर्थ है कि अगला टॉपिक ये कहता है कि अगर दूसरा जो गुण है, कहता है कि यदि कोई क्षारक या सबसे पहले हम लिखते हैं, आप लोग को अम्ल में मैंने बताया था पिछले प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी अम्ल जो होता है धात्विक बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, धात्विक बाइकार्बोनेट ले लो या धात्विक कार्बोनेट, उससे अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, धात्विक लवण, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है। वैसे ही दूसरा ये कहता है कि अगर धात्विक लवण है, क्या है? धात्विक लवण बनाना है तो हम क्या करते हैं कि धात्विक कार्बोनेट लेते हैं, नेट लेते हैं। इस धात्विक कार्बोनेट का अभिक्रिया क्षारक से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? क्षारक से। तो ये क्या बनाता है? तुम्हारा बनाता है धात्विक लवण बनाता है। धात्विक लवण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और उसके साथ साथ जल का निर्माण करता है। लेकिन ये गलत है। क्या है बाबू? ये गलत है। सभी लोग सोचते होंगे कि जो अम्ल में बनता
है वही बनेगा, लेकिन ये गलत है, ये बनेगा नहीं। यानी कहने का ये अर्थ है कि तुम्हारा जो इतना सा तुम सोच के लिखोगे पेपर में वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? सही क्या होगा बाबू? सही क्या होगा? कहा जाता है, एक चीज मेरे को बताओ कि ये धात्विक कार्बोनेट ये एक प्रकार का क्षारक है। क्या है बाबू? क्षार है, जो जल में घुलनशील है। ये भी क्या होता है? ये भी क्षारक ही है। तो एक क्षारक से अभिक्रिया करेगा? नहीं करेगा। यानी कि इस अभिक्रिया में नो रिएक्शन होगा। क्या होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, इस अभिक्रिया में कोई चीज बनेगा ही नहीं। अगर उदाहरण में इसका लिखे, अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए कि Na2CO3 अभिक्रिया करता है NaOH से या KOH से, मान के चलते हैं, मान के क्या KOH से लेते हैं, KOH से अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? नो रिएक्शन। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ बेस। यानी कि ये दोनों क्षारकों के भाग में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कि नो रिएक्शन होगा। नो रिएक्शन होगा। आएगा डायरेक्ट लिख देना नो रिएक्शन। अगर दूसरा कुछ ऐसे दे K2CO3 तो ये भी मान के चलो NaOH से भी क्रिया कराया तो ये भी क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। यानी कहने का ये अर्थ है कि जब भी धात्विक कार्बोनेट आ जाए और उस धात्विक कार्बोनेट का अभिक्रिया किसी क्षारक से हो जाए तो क्षारक से विक्रिया होगा तो कोई अभिक्रियाएं नहीं होंगी। जैसे इसलिए हमने क्या लिख दिया? नो रिएक्शन लिख दिया। आगे वाला हमारा टॉपिक क्या है? अगला जो गुण है हमारा कि यदि कोई, तीसरा क्या है कि यदि कोई धात्विक बाइकार्बोनेट है, धात्विक बाइकार्बोनेट अगर क्षारक से भी क्रिया करता है, किससे करता है? क्षारक से। तो क्षारक से अभिक्रिया कर बाबू ये बनाता क्या है? ये भी कोई अभिक्रिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो होता है एक प्रकार का क्षार होता है। ये भी एक प्रकार का क्षारक है। क्या है बाबू? ये भी एक प्रकार का आपका क्षारक है। ये भी आपका क्या है बाबू? क्षारक है। तो एक क्षार अगर क्षारक से भी क्रिया करेगा तो नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। इसमें भी क्या होगा? नो रिएक्शन होगा। क्या होगा बाबू? नो रिएक्शन। कोई अभिक्रिया इसमें नहीं होगी। इसका कुछ उदाहरण अगर देखा जाए, अगर धात्विक बाइकार्बोनेट का यहां कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूं कि अगर उदाहरण में धात्विक बाइकार्बोनेट में मैंने लिया HCO3 का होल ट्वाइस, ये अभिक्रिया किससे किया? NaOH से किया तो क्या होगा बाबू? इसके लिए होगा नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा बाबू? नो रिएक्शन। कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यानी कि ये और ये दोनों जो हैं, यदि क्षारक अभिक्रिया करता है धात्विक कार्बोनेट या क्षारक अभिक्रिया करता है धात्विक बाइकार्बोनेट, इसमें कोई अभिक्रियाएं नहीं होती है। आगे वाला टॉपिक अगर लेकर चलते हैं हम, आगे वाला टॉपिक क्या कहता है? आगे वाला टॉपिक हमारा कहता है कि तीसरा के बाद चौथा ये कहता है बाबू कि यदि कोई क्षारक, क्या मैंने बताया? यदि कोई अम्ल क्षारक से विक्रिया करे, यदि कोई अम्ल, मैंने क्या बताया? यदि कोई अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करे, किससे अभिक्रिया करे? क्षारक से। तो क्षारक से जब भी अभिक्रिया करता है बाबू तो तुम्हारा लवण बनाता है और लवण के साथ साथ जल का भी निर्माण करता है। क्या करता है? जल का भी निर्माण करता है। यानी अम्ल में जल यानी क्या हो जाएगा? H2O। जल में क्या हो जाएगा? H2O। यानी कि लवण और जल का निर्माण करता है। जैसे इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस पूरे बड़े से अभिक्रिया को हम कहते हैं, इस चौथे अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है?
उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है हमारा वह है कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के बाद तुम्हारा लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसका कुछ उदाहरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद देखा जाए कि आखिर इसका उदाहरण क्या होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या है बाबू, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? उदासीन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि क्या कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। मजा आना चाहिए आपको इस टॉपिक में, बहुत इजी टॉपिक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण होना चाहिए। कुछ उदाहरण में देखो, उदाहरण में मैंने बताया, अगर मान के चलिए उदाहरण में अम्ल में मैंने HCl लिया, क्या लिया? HCl। क्षारक में मैंने NaOH ले लिया, क्या ले लिया? NaOH। अभिक्रिया करेगा तो बनेगा क्या? अभिक्रिया करेगा तो जो है हमारा सोडियम और क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा, यानी बनेगा NaCl। इसके साथ जल बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। यानी कहने का ये अर्थ है कि यही एक अभिक्रिया थोड़ी है, बहुत सारे अभिक्रियाएं हैं। तुम्हारे बहुत सारे अभिक्रियाओं में यहां पे दिखा देते हैं, कहीं जगह बचा नहीं है। अगर दूसरा उदाहरण देखा जाए, अगला वाला दूसरा उदाहरण भी देख लो। अगर दूसरा उदाहरण अगर देखना है, अगर मान के चलो कि हमने क्या लिया, KOH लिया, क्या लिया? अम्ल ले लिया। अम्ल में मैंने लिया H2SO4, क्या ले लिया? H2SO4। ये अभिक्रिया कराया मैंने कोई क्षारक से, उस क्षारक का नाम क्या है? उस क्षारक का नाम है KOH। क्या है बाबू? KOH। तो बनेगा क्या? तुम्हारा बनेगा K2SO4 और उसके साथ जल का निर्माण होगा ही होगा। अगर दूसरा के बाद तीसरा उदाहरण इस पे कुछ लेते हैं, कभी भी इसका तीसरा उदाहरण लेंगे तो HNO3 का अभिक्रिया हमने CaOH के होल ट्वाइस से करा दिया। यह अभिक्रिया करेगा तो बनेगा क्या? तुम्हारा बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइस और उसके साथ जल का निर्माण करेगा ही करेगा। तो दिस इज द रिएक्शन, यही अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। उदासीनीकरण अभिक्रिया पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अगला तुम्हारा गुण क्या है? अगला जो तुम्हारा गुण है बाबू, वह है 5वां नंबर, जिसको हम कहते हैं 5वां नंबर, कि यदि कोई धात्विक ऑक्साइड, क्या होना चाहिए? यदि कोई धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करता है क्षारक से,
तो क्या ये अभिक्रिया होगी, क्या ये देयर इज पॉसिबिलिटी है इसके होने का? तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, धात्विक ऑक्साइड क्षार का गुण रखता है। क्या रखता है? क्षारक का ही गुण रखता है। और एक क्षारक दूसरे क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्षारक ही ना बनेगा, जो था पहले वही रह जाएगा, कोई परिवर्तन इसमें होगा ही नहीं। यानी कि इसमें भी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन होगा। आगे वाला टॉपिक अगर देखते हैं, छुआ इसका गुण क्या है कि यदि कोई अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है? अम्ल से, सॉरी क्षारक से ना, क्षारक से। तो क्या यह अभिक्रिया होगी? बिल्कुल होगी बाबू, बिल्कुल, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड एक अम्ल का गुण रखता है। क्या रखता है? अम्ल का गुण रखता है। क्षारक के पास क्षार का गुण होता ही होता है, यानी क्षारक का गुण होता ही होता है। तो जब भी अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो आपको पता ही होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया से कि क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है और उसके साथ जल का निर्माण होता है। जो जल का सूत्र क्या है? H2O है। क्या है बाबू? H2O है, H2। पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए बाबू, पूरी तरह से एक एक टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। यानी ये जितना भी इसके कुछ उदाहरण भी देखा जाए, उदाहरण से ही समझ में आएगा। अधात्विक ऑक्साइड क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आखिर कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जब भी हम इन प्रकार के क्षारकों से अभिक्रिया कराते हैं और ऑक्साइडों से अभिक्रिया कराते हैं, तो कराने के बाद जो तुम्हारा होता है, तुम्हारा बनता है लवण तथा जल। इसका उदाहरण देख लो। जैसे मैंने लिया सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने क्या लिया? SO2 लिया। इसका हमने अभिक्रिया NaOH से करा दिया। किससे करा दिया? NaOH से। तो जब भी सल्फर डाइऑक्साइड NaOH से अभिक्रिया करेगा, जब भी ये अभिक्रिया होगी, तो यह अभिक्रिया होने के बाद ना बाबू, यह अभिक्रिया होने के बाद आपका बनेगा क्या? ये सोडियम जो है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट बना देगा, यानी ये SO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस SO4 क्या है? एक आयनिक यौगिक है। यानी कि जब भी SO4 से सोडियम अभिक्रिया करेगा तो बनेगा क्या? Na2SO4 प्लस इसके साथ जल का निर्माण होगा ही होगा। आगे अगर देखते हैं, आगे जो तुम्हारा टॉपिक है वह क्या है? आगे वाला टॉपिक है इसका दूसरा उदाहरण। इसका दूसरा उदाहरण अगर देखा जाए, इसका दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? तुम्हारा NO2 हो सकता है। क्या हो सकता है? सॉरी, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन भी डाइऑक्साइड भी एक प्रकार का अधात्विक ऑक्साइड है। तो जब भी इससे कोई क्षारक, मैंने ले लिया KOH, इसका अभिक्रिया कराया, तो ये पोटेशियम जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट बदल देगा, यानी CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसके पास -2 आयन होता है, जिसके पास क्या होता है बाबू? -2 आयन होता है। जिसके पास क्या होता है? -2 आयन। तो ये जब भी अभिक्रिया पोटेशियम से करेगा तो बना लेगा क्या? K के साथ CO3 अभिक्रिया करेगा, बना लेगा K2CO3। क्या बना लेगा? K2CO3 और उसके साथ जल का निर्माण करेगा। उसके साथ क्या करेगा बाबू? उसके साथ जल का निर्माण करेगा। ये था हमारा कुछ रासायनिक गुण। क्या था? कुछ रासायनिक गुण थे किसके? तो क्षारक के। तो हमारा क्या क्या हमने आज पढ़ा? हमने पढ़ा क्षारक पढ़ा। क्षारक को दो तरह से हमने परिभाषित किया। पहला हमने पढ़ा क्षारक के बारे में कि क्षारक होता क्या है। क्षारक को भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण दोनों के आधारों पर बांटा जाता है। तो भौतिक गुण के आधार पर मैंने परिभाषित किया, रासायनिक गुण के आधार पर भी परिभाषित किया। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो हमने अम्ल का भौतिक गुण बताया। अम्ल का भौतिक गुण क्या है? चौथी चीज मैंने क्या बताया? अम्ल जो होता है, अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है? अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है? ये सारे जो टॉपिक थे हमारे किससे रिलेटेड थे? हमारे क्षारक से रिलेटेड थे। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक जो हमारा है वो है क्षारक का प्रकार। क्या है बाबू? क्षारक का प्रकार है। क्या है? क्षारक का प्रकार।
अभी हमने पीछे देखा था कि अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा था तो लवण तथा जल बना रहा था। तो आखिर इसके आगे वाला टॉपिक क्या है? तुम्हारा आगे वाला टॉपिक है क्षारक का प्रकार। क्या है? क्षारक का प्रकार है। क्षारक का प्रकार है। क्षारक का प्रकार है। क्या बाबू? क्षारक का प्रकार। क्या है? क्षारक का प्रकार है। इस क्षारक के प्रकार को हम कैसे परिभाषित करेंगे? देखो, क्षारक का जो प्रकार होता है ना बाबू, क्षारक का प्रकार जो होता है, क्षारक का प्रकार जो होता है 4 प्रकार के ये भी होता है, जो पीछे हमने देखा था प्रकार में। तो पहले हमने देखा था पहला तनु क्षारक। तनु क्षारक। दूसरा क्या होता था? सांद्र क्षारक। क्या होता था? सांद्र क्षारक। तीसरा क्या होता है? प्रबल क्षारक। क्या होता है? प्रबल क्षारक। और चौथा जो होता है लास्ट, वो होता है दुर्बल क्षारक। ये 4 प्रकार के क्षारक हैं। एक है तनु क्षारक, एक है आपका सांद्र क्षारक, एक है आपका प्रबल क्षारक। क्या है बाबू? प्रबल क्षारक। एक है आपका दुर्बल क्षारक। तो ये चारों प्रकार के क्षारकों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाबू कि आखिर तनु क्षारक क्या होता है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा पहला, वह है तनु क्षारक। क्या है? तनु क्षारक। तनु क्षारक को हम कैसे परिभाषित करेंगे? कहा जाता है कि ऐसा क्षारक जिसमें जल की मात्रा क्षारक से ज्यादा होती है, तो इस प्रकार के क्षारक को हम तनु क्षारक बोलते हैं। तो ऐसा क्षारक जिसमें जल की मात्रा किससे ज्यादा हो? क्षारक से ज्यादा हो। क्या कहेंगे? ऐसा क्षारक जिसमें जल की मात्रा अम्ल से क्षारक से ज्यादा होती है। क्षारक से ज्यादा होता है, उसे तनु क्षारक कहते हैं। आगे बढ़ा जाए। तनु क्षारक क्या होता है समझ में आता होगा। दूसरा आपका जो है सांद्र क्षारक। सांद्र क्षारक किसे कहा जाता है? सांद्र क्षारक को कहा जाता है बाबू कि ऐसा क्षारक इसका क्या होता है? ऐसा क्षारक जिसमें क्षारक की मात्रा जल से ज्यादा होती है। अगर जिस भी क्षारक में क्षारक की मात्रा जल से ज्यादा होती है तो उस प्रकार के क्षारक को सांद्र क्षारक बोलते हैं। यानी कहा जाता है कि ऐसा क्षारक जिसमें क्षारक की मात्रा या क्षार की मात्रा जल से ज्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे सांद्र क्षारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सांद्र क्षारक कहते हैं। ये पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। सांद्र क्षारक क्या है? तनु क्षारक यानी ऐसा क्षारक जिसमें जल की मात्रा क्षारक से ज्यादा होती है। दूसरा क्या होता है? ऐसा क्षारक जिसमें क्षार की मात्रा जल से ज्यादा होती है।
तो इस प्रकार के क्षारकों को सांद्र या तनु क्षारक कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, अगला जो टॉपिक है हमारा है सांद्र या लघु के बाद, तनु के बाद तीसरा जो है हमारा प्रबल क्षारक। क्या होता है? प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या है? देखो, प्रबल क्षारक को कहा जाता है कि ऐसा क्षारक जिसको जल में डालते ही घुल जाता है, यानी ऐसा क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षारक कहते हैं, जो पूरी तरह घुल जाए। अगर जल में डाला जाता है तो पूरी तरह जब घुल जाता है तो उस प्रकार के क्षारक को क्या कहते हैं? उस प्रकार के क्षारक को हम कहते हैं प्रबल क्षारक। क्या कहते हैं बाबू? उस प्रकार के प्रबल, यानी ऐसा क्षारक जिसको जल में डालने से घुल जाता है उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल क्षारक कहते हैं। प्रबल क्षारक को कहेंगे कि ऐसा क्षारक जिसको जल में डालने से पूरी तरह घुल जाता है, तो उस प्रकार के क्षारक को प्रबल क्षारक कहते हैं। अब उदाहरण इसका क्या हो जाएगा प्रबल क्षारक का? जैसे उदाहरण में तुम्हारा NaOH है, दूसरा क्या है KOH है, ये सब इसके आगे आदि लिख देता हूं। ये सब ऐसे क्षारक हैं जो जल में क्या होते हैं बाबू? घुलनशील होते हैं। इसका या करके दूसरा परिभाषा क्या है? इसका या करके दूसरा परिभाषा क्या है बाबू? या करके इसका दूसरा परिभाषा कहेंगे कि ऐसा क्षारक जिसको जल में डालने से पूरी तरह OH- आयन निकालता है, यानी कहा जाता है ऐसा क्षारक जिसको जल में डालने से अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन निकालता है, यानी OH- आयन निकालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रबल क्षारक कहते हैं। क्या कहेंगे? ऐसा क्षारक जिसको जल में डालने से अत्यधिक मात्रा में OH- आयन निकालता है, उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? प्रबल क्षारक कहते हैं। ठीक है बाबू? यानी कहने का ये अर्थ है कि जितने भी क्षारक हैं ये सब एक प्रकार के प्रबल क्षारक है। क्या है बाबू? प्रबल क्षारक है। तो प्रबल क्षारक को क्या कहेंगे? ये ऐसा क्षारक जिसको जल में डालने से पूरी तरह घुल जाता है उसे प्रबल क्षारक कहेंगे, या ऐसा क्षारक जिसको जल में डालने से अत्यधिक मात्रा में OH- आयन निष्कासित करता है। OH- आयन क्या करता है? निष्कासित करता है। आगे वाला टॉपिक क्या है हमारा? आगे वाला जो टॉपिक है, आगे वाला टॉपिक बचता है कि अगला स्लाइड नहीं है, स्लाइड खत्म हो गया। 62 का 62। एक ही लास्ट ही टॉपिक पढ़ाना है, दुर्बल क्षारक ऊपर है। अब पढ़ेंगे बाबू हम कि आखिर हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला जो लास्ट हमारा क्षारक है वह है हमारा दुर्बल क्षारक। क्या है बाबू? हमारा चौथा जो है वह है दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक, देखिए दुर्बल क्षारक को समझना है तो सबसे पहले समझिए कि कोई भी व्यक्ति मजबूत होता है, कोई व्यक्ति मजबूत होते हैं और कोई व्यक्ति दुर्बल होते हैं। कोई शिखंडी टाइप से होते हैं, कोई पतले होते हैं, कोई मोटे होते हैं और ताकतवर भी होते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि ये भी क्षारकों में ऐसा क्षारक है जो दुर्बल है, कमजोर है। दुर्बल मींस क्या? कमजोर।
तो ऐसा क्षारक, इसका परिभाषा क्या कहता है कि ऐसा क्षारक जिसको जल में डालने से पूरी तरह घुलता नहीं है, तो इस प्रकार के क्षारक को हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक। क्या कहेंगे, ऐसा क्षारक, ऐसा क्षारक जिसको जल में डालने से पूरी तरह घुलता नहीं है, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। आगे वाला टॉपिक क्या है, या करके इसका दूसरा परिभाषा क्या होगा। इसका या करके दूसरा जो परिभाषा होगा ना बाबू, वो कहेंगे, इसका या, ये पहला तो समझ में आता ही होगा कि ऐसा क्षारक जिसको जल में डालेंगे तो पूरी तरह घुलेगा ही नहीं, तो इस प्रकार के क्षारक को हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। दूसरा क्या है, कहता है कि ऐसा क्षारक जिसको जल में डालते हैं तो अत्यधिक मात्रा में OH- आयन निष्कासित नहीं करता है, तो इस प्रकार के क्षारक को हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। यानी कहने का ये अर्थ है कि ऐसा क्षारक जिसको जल में डालने से अत्यधिक मात्रा में OH- आयन निकालता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं, समझ में आ रहा है, दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं, दुर्बल क्षारक यानी ऐसा क्षारक जिसको जल में डालने से OH- आयन निष्कासित नहीं करता है, तो उस प्रकार के क्षारक को हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण जो होगा ना बाबू, बहुत ही बढ़िया होगा। जैसे NH4OH, क्या हो जाएगा, NH4OH, ये एक प्रकार का ऐसा क्षारक है जो जल में घुलनशील नहीं होता है, घुलता भी है तो बहुत कम घुलता है। इसके आगे आदि लिख देता हूं। इस प्रकार के क्षारकों को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के क्षारकों को हम कहेंगे दुर्बल क्षारक। क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक। तो इस लेक्चर में हमने क्षारक के विभिन्न टॉपिकों के बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लाएंगे सूचक। क्या लाएंगे, सूचक। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।